देखो पिछला क्लास में यदि हम बात करते हैं क्या, हाँ क्वेश्चन दिए थे तो डिस्कस तो कर दिए ना। क्वेश्चंस हाँ कुछ कुछ तो देख लिए, कुछ कुछ तो देखे। बहुत टफ तो नहीं बोल सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो वैसा टफ रहेगा ही ना। तो पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे सॉल्युबिलिटी का ऑफ गैस इन लिक्विड, यहीं पे ख़त्म किए थे हम लोग। और यहाँ से हम लोग का पॉइंट क्या आया था, यहाँ से हम लोग का पॉइंट आया था कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है, और प्रेशर को यदि बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हम लोग के पास आया हुआ था। ठीक, अब इसी से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं, हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था जो एक लॉ देगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या था, हेनरी नाम का साइंटिस्ट था जो सबसे पहले सोचा कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो वो जो लॉ दिया उसी को हम लोग बोल दिए हेनरीज लॉ। वो जो लॉ दिया उसी को क्या बोल दिए, हेनरीज लॉ। ये क्या बोलता है, हेनरी लॉ क्या बोलता है कि यदि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहा, ध्यान से सुना, यदि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। तो वो साफ साफ यही सी को आगे एक्सटेंड कर दिया। देखो प्रेशर यदि हम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही चीज़ को वो सिंपली एक स्टेटमेंट के तौर पर बोल दिया कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। उसी को हम लोग बोल देते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोल देते हैं, हम बोले कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब जो गैस है उसी का पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, मतलब बाद में इसी को हम मॉडिफाई कर देंगे, सुनो, बाद में इसी को हम मॉडिफाई कर देंगे और बोल देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। इसी को मॉडिफाई करके क्या बोल दिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन, हाँ जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मॉडिफिकेशन आते जाएगा। देखो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेटमेंट को एक ही लिखना है यदि हम लोग को थ्योरी पेपर के तौर पर यदि आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas, solubility of a gas एक मिनट रुकना, solubility of a gas in a liquid एक मिनट, पेन चलने दे थोड़ा। यहाँ पे नहीं चल रहा। solubility of a gas in a liquid इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस साइन के साथ डिनोट कर दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तुमको स्टेटमेंट के तौर पर जब लिखना होगा
तो तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट above the surface of liquid और सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन लिखा हुआ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोलता है प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशंस। इस वर्ड पे ध्यान देना, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग एक्चुअली में वेपर प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे तुम सोचो कोई कंटेनर यदि है मेरे पास, ठीक है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? लिक्विड भरा हुआ है। हम यदि बात करते हैं कि कौन इजीली वेपराइज हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऊपर वाला इजीली वेपराइज हो सकता है या फिर नीचे वाला पार्टिकल्स इजीली वेपराइज हो सकता है? जो हम रेड से बनाए हैं वो ध्यान देना। जो इजीली वेपराइज हो सकता है वो कौन सा वेपराइज हो सकता है? ऊपर वाला ही हो सकता है ना, क्योंकि वो सरफेस पर है। सरफेस से जल्दी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। सरफेस से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा सरफेस से। तो वो सरफेस पर ऊपर में है तो आसानी से क्या हो सकता है? वेपर बनकर बाहर आ सकता है। तो वो कंटेनर बंद है, तो यदि कंटेनर बंद है तो कहाँ जाएगा? आसानी से ऊपर जाके यहाँ पर रहेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते जाएंगे, जो सॉल्युबिलिटी है गैस का, जैसे मान लो पहले गैस दूर दूर होगा, अब धीरे धीरे गैस जो होगा वो क्या होने लगेगा? पास में आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तो जो पहले के कंपैरिजन में जो सॉल्युबिलिटी दिख रहा है वो धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं? अब तुम सोचो यहाँ पर यदि यहाँ पर गैस का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है वेपर फेज में, तो गैस का क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली में तो क्या है? गैस इन अ लिक्विड है। गैस इन अ लिक्विड है मतलब गैस एक तरह से किस फेज में है? सॉल्यूट में। और जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में है? सॉल्वेंट के फॉर्म में है या नहीं है? तो जो सॉल्युबिलिटी का हम बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में उसमें कितना डिजॉल्व है उसका बात किया जा रहा है। तो हम वो जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो सॉल्युबिलिटी है उसको यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर सकते हैं या नहीं बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बाद में बोला गया कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसी को इस फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया गया आगे चलकर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशंस। लेकिन ये फॉर्म भी डायरेक्टली हम लिखते नहीं हैं। यदि स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जाता है तो हेनरीज लॉस को जब हम लिखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं और सिंपल बोलते हैं कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के गैस के। मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन यदि बढ़ेगा, गैस का मोल फ्रैक्शन यदि बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रेशर भी एक तरह से क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मतलब यही स्टेटमेंट घूम फिर के चल रहा है अभी तक कि प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन उसको हम किस टर्म में यहाँ पे बात कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर रहे हैं। किस टर्म में बात कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि
यदि तुमको हेनरी लॉ कोई स्टेटमेंट के तौर पर पूछेगा तो हम कौन सा लिखेंगे, क्वेश्चन ये आ रहा है ये लिखेंगे या ये लिखेंगे या फिर अभी जो तुमको बोले। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म यूज होता है, जो लास्ट वाला जो तुमको बोले, वो एक्चुअली में ध्यान में रखना है। लास्ट वाला जो फॉर्म है वो कौन सा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज तो देखो पार्शियल प्रेशर को हम यहाँ पर P बोल दे रहे हैं। पार्शियल प्रेशर को क्या बोल दे रहे हैं? P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते थे? जाई से, जो एक तरह से एक्स टाइप में लगता था देखने में। तो इन द सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम ये स्टेटमेंट बोलने वाले हैं। हेनरीज लॉ का सबसे कॉमन फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशंस। मतलब P हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, और प्रोपोर्शनलिटी यदि हम लगाएंगे यहाँ पर तो प्रोपोर्शनलिटी किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटा देते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अब हेनरी दिया था तो KH बोल देते हैं उसको, ताकि हम बोल पाएँ कि जो KH है वो क्या है मेरा? हेनरीज कांस्टेंट है। KH जो है वो कौन सा कांस्टेंट है? हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आया? अब देखो हेनरी कांस्टेंट, हाँ, जो हेनरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू गैस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, उसका कोई वैल्यू सेम नहीं है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH वैल्यू होता है, ठीक है। तो KH जो है वो चेंज होते रहता है, उसके बारे में ध्यान में रखना है कि KH यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप का नहीं है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल में G लिखते हैं, तो वो सब क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब सब जगह वैल्यू और हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। यहाँ वैल्यू क्या है? चेंज होते रहेगा। तो वो NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है? जैसे एक वो ग्राफ होता है y बराबर mx के फॉर्म का, याद है? y बराबर mx, यदि हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। x0 पर y कितना होगा? 0 होगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पर इसका ग्राफ को तुम देखने की कोशिश करो, तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे P जो है और यहाँ पे x है। KH जो है वो कांस्टेंट है, y बराबर mx टाइप का। तो यहाँ पर यदि हम इधर मोल फ्रैक्शन को लेते हैं और इधर प्रेशर को लेते हैं, पार्शियल प्रेशर को, तो जो ग्राफ हमको देखने को मिलता है वो इस तरह का देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन टाइप में। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू इसका भी बढ़ेगा, तभी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि नहीं होगा? तो इस तरह से वैल्यू इंक्रीज करते चल जाएगा यदि हम बात करते हैं तो। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि KH जो है वो किस पे डिपेंड करता है। जो हेनरी कांस्टेंट है वो सबके लिए तो अलग अलग होता है, सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो हेनरी कांस्टेंट है KH, वो डिपेंड करता है सबसे पहला तुम्हारा, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। और दूसरा चीज़ जिस पे डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट वो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर चेंज होगा तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला
नेचर ऑफ गैस पे और दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक, तो यहाँ से P बराबर KH इंटू एक्स ध्यान रखना है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि KH यदि किसी का ज़्यादा होता है, KH यदि किसी का ज़्यादा होता है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कम होगा। उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा। कैसे कम होगा तुम सोचो। एक वैल्यू लिए, मान लो हम प्रेशर का एक वैल्यू लिए, मान लेते हैं कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं, ले लिए 10, मान लो कितना ले लिए 10। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पर, तो उस समय हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू 10 है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। यदि हम वैल्यू 10 ले रहे हैं, इधर का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यदि हम 10 लिए हैं और हेनरी कांस्टेंट को हम कम कर रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट को मान लो कर दिए 5, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये जो वैल्यू है, जो पार्शियल प्रेशर, उसको हम सेम रख रहे हैं समझाने के लिए कि KH यदि बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी जो हो रहा है वो घट रहा है। देखो ई वाला जो है वो KH है और ई वाला जो है तुम्हारा वो X है, X मतलब मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे KH 10 है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 है, जैसे 5 हुआ मतलब कम हुआ तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तुम सोचो इसी तरह से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 10, मतलब KH का वैल्यू यदि 1 हुआ तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उस समय, बढ़ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन बढ़ा इसका मतलब क्या बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो KH यदि बढ़ रहा है तो समझना कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट रहा होगा। मान लो तुमको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें KH का वैल्यू दे दिया, मतलब 3-4 को गैस दे दिया और KH का वैल्यू दे दिया, और तुमसे पूछा कि बताओ किसका सॉल्युबिलिटी कम है, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिसका KH का वैल्यू सबसे कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये ध्यान में रखना, इस तरह क्वेश्चन MCQ में टिक लगाने वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि KH का वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन कम सॉल्युबल है बताओ। तो यहाँ से देखो ऐसा इसलिए होता है कि KH यदि हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो KH जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से KH इंक्रीज होता है। देखो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट। और टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो हमको पता, और टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो हमको क्या पता था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो बस KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घट गया। ये समझ में आया कि इसमें कोई डाउट है किसी तरह का? चलो यदि कोई डाउट नहीं है तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुमको बताना है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन। इधर लिखा हुआ टेम्परेचर 293 केल्विन, इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। इसका KH लिखा हुआ है 144.97, इसका है 69.16 और इसका है 76.48। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल, कौन होगा ज़्यादा सॉल्युबल? तो अभी बात किए थे कि KH जिसका ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा,
कम होगा। हम पूछ रहे हैं मोर सॉल्यूबल, तो मोर सॉल्यूबल होने के लिए केएच को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और यही काम यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हुए कर दें, देखो नाइट्रोजन का दिखा ना तुमको 293 केल्विन पे, यही यदि नाइट्रोजन को हम 303 केल्विन पर लेके जाते हैं तो KH का वैल्यू हो जाता है 88.84। देखो अभी जो पीछे स्टेटमेंट लिखे थे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। इसको देखो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, KH बढ़ेगा। हम इसका बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिखे हैं, हम बोले घटेगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर का रोल लेकर टेम्परेचर का रोल लेके आएंगे तो वही चीज़ तो वहाँ पे पूछा तुमसे। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर तुमको समझाने की कोशिश किया। पहले ही कितना केल्विन पर था? 293 पर। तो कितना था KH का वैल्यू? 76। जब 303 केल्विन पर हुआ तो कितना हो गया? 88.84। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा तो KH क्या हो गया? बढ़ गया। और KH यदि बढ़ गया इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हुआ होगा? घट गया होगा। तो ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और यही वाला कारण हम तुमको पिछला क्लास में बताए थे कि इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, जो पानी में रहने वाला प्राणी होता है, ठंडा पानी में आसानी से रह जाता है लेकिन गर्म पानी में रह नहीं पाता है, क्योंकि गर्म पानी करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी कम हो गया तो तुम सोचो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो बेचारा मर जाएगा। यानी यही ठंडा पानी रहेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा? थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि ध्यान रखना, यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो KH बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो ठंडा पानी में आसानी से रह सकता है गर्म पानी के कंपैरिजन में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी है ना, वहाँ ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। तो ध्यान रखना, इस कारण को लिख देना। हाँ, एक्वेटिक स्पीसीज आर more comfortable in cold water rather than warm water। समझ में आया? अब हेनरी लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या है उसको देखना। क्वेश्चंस बोलता है कि तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। कितना केल्विन पे? बोलता है हाउ मेनी मिलीमोल्स, NCERT का ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर
1 लीटर ऑफ वाटर। तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एज्यूम करने बोला है कि एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, और गिवन क्या है कि हेनरी जो कांस्टेंट है KH नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 76.48 के बार एट 293 केल्विन, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास। अब देखो तुम्हारे पास, तुमको क्या पता है, तुमको पूछा क्या है क्वेश्चंस में और क्या पता है वो देखो। नाइट्रोजन गैस को बबल किया जाता है 293 केल्विन पे, बोलता है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना डिजॉल्व हो सकता है। एज्यूम डेट क्या बोला है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना मानने बोला है 0.987 बार, और साथ साथ में KH का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 76.48 दिया हुआ है, ठीक। अब तुम सोचो हमको हेनरीज कांस्टेंट के थ्रू, देखो सॉल्युबिलिटी का बात कर रहा है, पार्शियल प्रेशर का भी बात कर रहा है और हेनरी कांस्टेंट का भी बात कर रहा है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, मतलब सॉल्युबिलिटी के सेंस में, क्योंकि हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, कि नहीं। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, P/KHX, तो P/X बराबर हो जाएगा P/KH हो जाएगा। अब तुम सोचो, एक वो है K बार में, मतलब किलो बार में, और एक है सिर्फ बार में, तो दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला है 0.987 बार, नीचे वाला बार किलो बार में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 76.48 इंटू 10⁻³ ये भी बार में हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो होगा नहीं, बार बार कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻³ है, तो 9, यहाँ पे ध्यान देना 987। ये देखो डेसिमल वाला 2 को 10 ऊपर भेज देते हैं और नीचे में 10⁻³ नीचे आ जाता है, ठीक है, इंटू 10⁻³ पहले से, तो एक 10⁻³ से कटेगा यहाँ पर 10⁻², तो ऊपर में बच जाएगा तुम्हारे पास 987 डिवाइडेड बाई 7648, और 10 की पावर इसको 4 बना के ऊपर भेज देते हैं तो 10 के बाद -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 987 डिवाइडेड बाई 7648। देखो यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 7648 से 987 को, तो डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट पड़ेगा तो एक 0 होगा। फिर एक बार में हम लगा सकते हैं 8 4 6 7, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे भी बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 8 में 7 गया 1। अभी डिवाइड जाएगा नहीं तो एक 0 बैठा सकते हैं। अभी 7 का टेबल से कितना बार में लगेगा, 7, 0.12 आ रहा है, 12 कैसे आएगा, 7 दूना 14,000 हो जा रहा है, 14,000 कैसे आएगा यहाँ पे। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो उतना फिर कैसे आएगा। कहीं गलती की है क्या कैलकुलेशन में, तुम कैलकुलेशन की तो कितना आया बोले 0.12,
देख लेना एक बार, हमको लग रहा है यहीं पे कहीं मल्टीप्लाई में फिर ये सब्ट्रैक्ट में गलती किए होंगे। तो 0.12 इंटू 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है इतना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इतना मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का हुआ ना। देखो ये मोल फ्रैक्शन हुआ, हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में। अब 1 लीटर वाटर, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो वैल्यू आया वो तो आ गया। मोल फ्रैक्शन यदि हम किसी का बात करते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ये आया नाइट्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम क्या बोलेंगे, ऊपर में नाइट्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय नीचे नाइट्रोजन का मोल प्लस वाटर का मोल। 1 लीटर ऑफ वाटर बोला था ना। अब तुम सोचो 1 लीटर वाटर में कितना मोल होगा वाटर का, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, और वाटर का जो डेंसिटी होता है जनरली 1 ग्राम पर ml होता है, इसका मतलब इतना ही ग्राम हो जाएगा। 1000 ml मतलब वाटर का 1 लीटर था तो 1000 मतलब 1 लीटर था तो 1000 ml हो सकता है, और वाटर का डेंसिटी यदि हम बात करते हैं तो 1 ग्राम पर ml हो जाता है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो हम वाटर का मोल निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18, 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 55.5 करके कुछ आएगा, 55.5 करके कुछ आएगा। अब तुम देखो हमको किसका किसका वैल्यू पता चल गया, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता है कितना आया था, 0.12 इंटू 10 की पावर -4 था ना। एक मिनट कितना था देख लेते हैं, 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ N2 पूछा है, तो उसको उसी तरह रहने देते हैं क्योंकि वो पता है नहीं हम लोग को, प्लस लिखा हुआ है 55.5। अब तुम देखो अब एक चीज़ बात करना यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन का जो मोल है, देखो हेनरी लॉ जो होता है ना, हेनरीज लॉ होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो तुम सोचो यदि 1000 है मेरे पास, उसके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू 1 2 3 ऐड कर रहे हैं, तो इस 1 को नेगलेक्ट किया जा सकता है, मतलब हम 1000 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में तुम गौर करो 55.5 के रेस्पेक्ट में जो नाइट्रोजन का मोल है इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन इस समय रहता तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन एडिशन में है तो उसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया जा सकता है। कारण है कि जो नाइट्रोजन का जो मोल है वो बहुत बहुत कम है 55.5 से। इसका मतलब यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 0.12 इंटू 10 की पावर -4, और ये जो 55.5 नीचे था वो चल जाएगा ऊपर, और इधर बचेगा नाइट्रोजन का मोल। हो गया। अब ये होगा नाइट्रोजन का मोल, हम स्टैंडर्ड यूनिट में रखे थे तो मोल, क्वेश्चन पूछा था मिली मोल में, तो मोल को मिली मोल में यदि बदलना हो तो 1000 से क्या करना होगा, अरे एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सॉल्व करके आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, देख लेना। इंटू 1000 मिली मोल हो जाएगा। समझ में आ गया? कैलकुलेशन था ज़्यादा, सिर्फ ऐसा नहीं था कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट लगा। कॉन्सेप्ट ये था कि पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लिए और फिर मोल फ्रैक्शन से हम नाइट्रोजन का मोल निकाल लिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है नाइट्रोजन का मोल
डिवाइडेड बाय टोटल मोल जो है उसमें। सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये देने वाला था कि कैलकुलेशन में नाइट्रोजन का मोल जो होगा वो बहुत कम होगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा टफ हो जाता हम लोग का। कैलकुलेशन क्या हो जाता हम लोग का, थोड़ा टफ हो जाता। क्या हुआ, बैक करने बोल रहे हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? कंफर्म? चलो अच्छा बात है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें।